चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हुती हो, कोई हो, उनको ये एक रियलिटी बर्दाश्त करनी पड़ेगी और उसको एडमिट करना पड़ेगा कि इजराइल एक स्टेट है। लेकिन वो टेरिटरी चाहते हैं, वहां के आदमियों को नहीं चाहते। मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार से ये जो लड़ाई है ये कभी भी खत्म हो सकती है। समाप्त होना बहुत बहुत कठिन है। 20 लाख के आसपास फिलिस्तीनी अगर उधर हैं, हमास क्यों है? यानी कि गाजा पट्टी में रहने वाले लोग आज हमास के साथ खड़े हैं। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात इजराइल और हमास की। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध विराम अब टूट गया है। दोनों पक्ष इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। अब इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है। ताजा हमले में करीब 600 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजराइल का साफ कहना है, जब तक गाजा से हमास का सफाया नहीं हो जाता और बंदूकों की रिहाई नहीं हो जाती, तब तक हमले जारी रहेंगे। इधर इजराइल ने लेबनान पर भी हमले करना शुरू कर दिया है। पश्चिम एशिया में फिर से युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। क्या इजराइल हमास और हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म कर पाएगा? आम फिलिस्तीनी लोग कब तक ऐसे ही मरते रहेंगे? इन सारे सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। पूर्व डिप्लोमेट अनिल तिरुगनायत और सामरिक मामलों के जानकार लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। अनिल सर, पहला सवाल आपसे है कि जिस तरह से इजराइल जो है गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, सुरक्षित आशियाने की तलाश में फिर से लोग भागने को विवश हैं, क्या कहेंगे आप सर? अब क्या कहें, देखिए लगभग 1.5 साल हो गया और ये हम सब दुनिया देख रही है इस बात को, किस तरह का एक तरह से नरसंहार वहाँ हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमास का अक्टूबर 7 का जो अटैक था वो टेरर अटैक था, लेकिन उसके बाद से जो इजराइल की नीति रही है वो नीति मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है अभी तक, क्योंकि आज भी वो टेबल पे बैठ करके हमास के साथ ही बात करना है, चाहे वो सीज फायर हो, चाहे हॉस्टेज की रिलीज हो, तो हर तरह घुमा फिरा के ही है। दूसरी चीज़ उन्होंने जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा था वो था कि सऊदी अरेबिया के साथ उनके रिश्ते नॉर्मलाइज होने के कगार पर थे। आज की डेट में सऊदी अरेबिया जो है वो सबसे बड़ा अपोजिशन कैंडिडेट, एक पोल बन गया दोबारा से, और इसलिए चाहे वो पैलेस्टीनियन कॉज हो, 2 स्टेट सोल्यूशन हो, बॉयकॉट हो। आज अरब लीग ने एक पास किया है रेजोल्यूशन कल, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम मिलिट्री और इकोनॉमिक कोऑपरेशन इजराइल के साथ बिल्कुल बंद कर देंगे। तो इजराइल को इससे कोई खास बड़ा फायदा नहीं है। लेकिन बात रही सीज फायर की, तो ये जो सीज फायर हुई थी, मैंने इसके बारे में लिखा भी था कि ये टूल ऑफ कन्वीनियंस था प्रेसिडेंट ट्रंप को खुश करने के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि भाई मैं अगर व्हाइट हाउस में दूसरी बार आता हूं तो उससे पहले ये बंद हो जाना चाहिए ना। रशिया यूक्रेन वॉर तो बंद नहीं हो सकता था, क्योंकि रशिया जो है एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वो तो किसी के दबाव में आसानी से आता नहीं है। अब इजराइल जो है वो पूरी तरह अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, और हमास भी चाहता है कि किसी तरह से भाई बच जाए, शायद जान बची रहेगी, थोड़ा ठीक है। तो वो भी दोनों ने इसलिए डर के मारे मान गए। और हमास के ऊपर प्रेशर था कतार का सबसे ज़्यादा, क्योंकि कतार ने कहा कि अगर आप नहीं मानते हैं, क्योंकि कतार नॉन नेटो अलाई कंट्री है, तो उसने अगर नहीं मानते हम आपको यहाँ से निकाल के फेंक देंगे। तो अगर वो सपोर्ट फाइनेंशियल नहीं रहेगा, लोकेशनल नहीं रहेगा, तो उनके पास, तो दोनों ने मिलकर कहा कि भाई चलो, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं 3 फेज फार्मूला जिसमें इजिप्ट और अमेरिकन का आइडिया था वो बना करके कर दें, तो उसमें उनके अमेरिकन ने कोशिश करी और उनको दिखाने मिल गया कि 16 जनवरी को हमने दिखा दिया, 20 जनवरी को प्रेसिडेंट। लेकिन उसी के अंदर में देखिए आप, थोड़े दिनों के अंदर ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा अगर नहीं मानोगे दिल बी हेल टू पे, और ये लोग दूसरी चीज इमीडिएटली उन्होंने नेतन्याहू को बुला लिया वहां पर रिवॉर्ड देने के लिए, और साथ में और ज्यादा आर्म्स एम्युनिशन जो भी कुछ है। तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की फंडामेंटल पॉलिसी वो है ये कि किस तरह से इजराइल की सिक्योरिटी बरकरार रखी जाए। पैलेस्टीनियंस एक्सपेंडेबल लोग हैं,
उसका नतीजा आपने देख लिया जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि भाई गाजा को मैं एक रियल एस्टेट बना दूंगा। अरे भाई, आपने डेवलप करना है तो आप कहिए कि हम गाजन्स के लिए डेवलप करके देते हैं, लेकिन वो आप नहीं कर रहे हैं। वो आप उसको एक अपना अटलांटिक सिटी टाइप बनाना चाहते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको इस बात की कोई सेंसिटिविटी नहीं है। किसी बात का ये मतलब नहीं है कि एक लोग जो है दूसरे टू स्टेट सोल्यूशन बन सके, दोनों कंट्री आसपास साथ में मिलकर रह सके। बिल्कुल बिल्कुल। तभी खत्म होगा जब पैलेस्टीनियन इशू रिजॉल्व होगा। ये आप सोच लीजिए। तो जनरल साहब, आप कैसे, क्या लगता है कि हमास जो है पूरी तरह से खत्म हो पाएगा? अभी कुछ दिन पहले जब बाइडेन जा रहे थे तो उसी दौरान ब्लिंकन का एक स्टेटमेंट आया था कि जितने मारे गए उतने लगभग रिक्रूट हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमास पूरी तरह से खत्म हो पाएगा? जो इजराइल करेगी जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम अटैक जारी रखेंगे, लोग मरे तो मरे, भागे तो भागे। राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद द एम्बेसडर बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सन। और जो कह रहे हैं वो अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ और जो देख रहे हैं उसके ऊपर कह रहे हैं। पर मैं ये कहूंगा कि ये जो नॉर्मल एक जैसे पैलेस्टीनियंस कहते हैं, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीनियंस विल बी फ्री एंड वी विल थ्रो देम इनटू द सी। अब नाइदर दे कैन थ्रो द ज्यूज इनटू द सी, nor can the Palestinians rule from the Jordan River to the sea, और ना ही ये जो सोच है ये मारी जा सकती है। अगर हम इसको थोड़ा सा बैकड्रॉप में देखें, जो अभी तक तो सबको तकरीबन मालूम चल ही गया है, लेकिन इवन इफ यू गो बैक लिटिल बिट इन हिस्ट्री, आप देखेंगे कि ये जो लड़ाई है ये एक आइडियोलॉजिकल है। और उस आइडियोलॉजी को लेकर के जिस प्रकार से जो वहां के लोग हैं उनको ये लगता है, मैं इसलिए ऐसा वेग टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड पैलेस्टीनियंस एज येट। वहां पे जो लोग थे, गोइंग बैक टू व्हाट आई वुड कॉल इट द बेल्फोर डिक्लेरेशन ऑफ 1917, अगर आप देखें, और द 67 वर्ड ओनली डिक्लेरेशन जिसमें द वर्ड पैलेस्टीन इज देयर बट पैलेस्टीनियंस इज नॉट देयर, अरब इज नॉट देयर बट पैलेस्टीन इज देयर, विद अ वेरी स्पेसिफिक कि पैलेस्टीन जो जगह है वहां पे ज्यूज जो है उनको एक स्थापित किया जाएगा। तो देख लीजिएगा, जो बुनियाद है, ये जो लड़ाई की बुनियाद है, जो सोच है, ये वहीं से बिगड़ गई और वहां से आज तक सुधरी नहीं, ना ये कभी सुधर पाएगी, क्योंकि सबके दिमाग में है कि ये जगह हमारी है। अगर आप टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो टू स्टेट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। आपने देखा इंडिया और पाकिस्तान, हमने टू स्टेट सॉल्यूशन किया, बिल्कुल अलग किया, बट अगेन सर्टेन पार्ट व्हिच राइटली द फॉरेन मिनिस्टर सेड वाज इन्वेडेड, और उस इन्वेजन के बाद उसको हम डिस्प्यूट कहते हैं, आज तक लड़ाई झगड़ा शुरू है। उसी माफिक वहां पर भी ब्रिटिशर्स ने भी जिस प्रकार से जो बुनियाद रखी है और जिस तरीके से जायनिस्ट, जब वहां पे जो ज्यूज थे, पैलेस्टीन ज्यूज, उन्हें लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, पर जो जायनिस्ट है, एंटी सेमिटिक है और जो बसे हैं उनको लेकर के जिस प्रकार से आप देखें, नकबा से लेकर के और आज तक, और जितनी लड़ाइयां हुई हैं लगातार एक दूसरे के दिल में, ये 7 अक्टूबर का आप देख लीजिएगा किस प्रकार से हमास ने किया है, हमास का किस प्रकार से गाजा में आया है, किस प्रकार से पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से वो अलग हुआ है, किस प्रकार से वेस्ट बैंक में आज भी इजराइल अपने बस्तियां बनाना चाहता है। कल ही उसने शायद अनाउंस किया कि 13 और हम बस्तियां उधर बनाएंगे वेस्ट बैंक के ऊपर, वी विल आल्सो रीसेटल अबाउट 1 मिलियन पीपल ओवर देयर। तो ये जो है, मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार से ये जो लड़ाई है ये कभी भी खत्म हो सकती है। समाप्त होना बहुत बहुत कठिन है, until and unless there's an ideological sea change। अब उसके लिए आप देख रहे हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस खड़ा हो गया, कहां शिया कहां सुन्नी सब मिल गए हैं। दैट मींस ऐसी लड़ाई में ये सब मिले हुए हैं, लेकिन सबके अपने अपने कंपल्शंस हैं। सऊदी अरेबिया के अपने कंपल्शंस है, यूएई के अपने कंपल्शंस है, यूएसए के अपने कंपल्शंस है, सबके अपने अपने कंपल्शंस है। पर ये जो बुनियाद है, वो बुनियाद के कारण मुझे लगता है, क्योंकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि जो जिक्र है पैलेस्टीनियंस का है ही नहीं। देयर इज नो वर्ड लाइक पैलेस्टीनियंस, इट्स अरब और इट्स फिलिस्तीन, इट्स पैलेस्टीन और अरब, और उस अरब और उस जूस और उसमें इनका तो जिक्र ही नहीं है कहीं। और ये जो स्टेट्स भी बने उसके बाद,
कुछ फ्रेंच के पास थे, कुछ ब्रिटिश के पास थे, ये ब्रिटिश के पास इजिप्ट आया, उन्होंने इजराइल बनाया, लीबिया किसके पास गया, लेबनान किसके पास गया, सीरिया किसके, तो ये जो एक तरीके से जो हॉच पॉच जो बना उस वक्त, फ्रेंच, ब्रिटिश एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लीग ऑफ नेशंस ने बोला 1917 के आसपास, 1922 में, रिगार्डिंग द वर्ड पैलेस्टीन, ये इनका भी होना चाहिए। लेकिन क्या बोलते हैं, द राइट्स, अगेन बड़ा वर्डिंग के हिसाब से पता चलता है, द रिलीजियस राइट्स ऑफ द पीपल विल बी प्रोटेक्टेड, नॉट द नेशनल एंड पॉलिटिकल राइट। तो पॉलिटिकल राइट तो पैलेस्टीनियंस के ही नहीं, तो ये बड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन अनिल सर, को जमीन वाली जब बात होती है, दोनों के लिए बात करें, चाहे फिलिस्तीन की बात कीजिए जो इस्लाम को मानते हैं, या चाहे यहूदी की बात कीजिए, दोनों के लिए वो जगह जो पवित्र जगह है, यानी दोनों में से दोनों की जमीन है और कोई भी उसे छोड़ के जाना नहीं चाहेगा किसी भी सूरत हाल में। देखिए, ऐसा है कि अभी अगर लड़ते रहेंगे इस बात के लिए कि हम हजारों साल पहले यहाँ पे थे, या पहले फिलिस्तीन फिगर करता है हिस्ट्री के अंदर, या जूस का एक्सोडस हुआ था वो उसके बात करें, या पैलेस्टीन गए कि 1948 में 47 में नकबा हुआ, अब दूसरी बार नकबा होने की चांसेस हो रहा है, तो ये कभी किसी सोल्यूशन पे नहीं पहुंच सकते। जैसे जनरल साहब ने कहा कि फंडामेंटल चीज़ें को एड्रेस ही नहीं करना चाहता है, और इसीलिए वो उसको नहीं कर पा रहे, और 100 साल पुरानी समस्या तो कम से कम है ही है। लेकिन 1948 में आपने देखा जब ये यूएन रेजोल्यूशन पास हुआ था, उस वक्त में 55% जमीन जो थी ब्रिटिशर्स ने, जैसा वो मास्टर थे हर जगह डिवीजन छोड़ने के, उन्होंने जो यूएन के अंदर में 55% लैंड जो थी उस वक्त की, वो नई स्टेट इजराइल को दे दिया। 45% रहा पैलेस्टाइन के पास। अब नेचुरली है कि जो पहले से पूरा 100% में बैठे हैं वो लड़ेंगे, तो वो लड़ते रहे, लड़ाई में खैर इवेंचुअली सारी जीत जो है 1967 में डिसाइसिव वॉर हुआ, और ये जो आप जिस जगह की बात करें जेरूसलम की, वो पूरा का पूरा जो है इजराइल के कब्जे में आ गया। अब पैलेस्टाइन का जो 1967 के वॉर के बाद आज हर आदमी, अरब कंट्री खासतौर से, अरब पीस प्लान हो या जो हो, कि 1967 के बॉर्डर्स जिसमें ईस्ट जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन, वो इनके खास तौर से ज्यूश और जितने भी लॉबीज हैं वहाँ की, स्पेशली अल्ट्रा राइट ग्रुप्स या नेतन्याहू एंड कंपनी, उनके लिए नो गो है बिल्कुल टोटली। वो ईस्ट जेरूसलम को कभी नहीं देना चाहते। अगर आप आज अल-अक्सा मॉस्क जो थर्ड होलिएस्ट श्राइन मुस्लिम की है वहाँ पर, और ये आप सोचें जेरूसलम खाली ज्यूज और मुसलमानों का नहीं है, वहाँ क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा है, जीसस क्राइस्ट वहीं पे थे। और तो जो जॉर्डन के किंग हैं, किंग अब्दुल्ला II, वो कस्टोडियन है इस होली मॉस्क अल-अक्सा के, और क्रिश्चियन जितने भी वहाँ पे जगह हैं, तो ये समझ लीजिए कि दोनों कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। मैं उस पूरे एरिया की कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ कि जैसे इजराइल कह रहा है कि हमास को कह रहा है, या जो फिलिस्तीन की अगर बात करें कि आप इस जगह को छोड़ के चले जाइए, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं वो हमें नहीं पता। मैं उस संदर्भ को लेकर बात कर रहा हूँ ये सवाल अनिल सर। नहीं, वो जो संदर्भ कर रहे हैं वही तो बात है ना। वो तो नेतन्याहू तो चाहते ही हैं कि भाई पूरा निकाल के उनको खत्म कर दें, पर उसको उन्होंने इस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप के तरह से कहलवा दिया, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली बोलेंगे कि हम निकालेंगे, बल्कि बोल क्या, कल परसों ही बोला उन्होंने कि भी अगर ये आपने हॉस्टेज रिलीज नहीं किए तो हम गाजा को एनेक्स कर लेंगे। तो ये तो अभी नेतन्याहू ने कल परसों कहा, तो वो तो उनका डिजाइन तो पूरा वो है, लेकिन वो टेरिटरी चाहते हैं, वहां के आदमियों को नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है। भाई अगर आप पैलेस्टीनियन को बना के सिंगल स्टेट बना लीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वन स्टेट सोल्यूशन कर लीजिए, देखिए तो उनको, लेकिन वो नहीं चाहते, क्योंकि फिर मुस्लिम जो है पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, अरब पॉपुलेशन उनके कंपैरिजन में, तो उनको वो भी समस्या बहुत बड़ी है। तो वो बेसिकली जिस तरह कहा है जनरल साहब ने, ये चीज जब तक के बिल्कुल एक आइडियोलॉजिकल चेंज नहीं आता है या इंटरनेशनल कम्युनिटी, देखिए मेरा ख्याल मानना यह है कि वर्ल्ड कैन ओनली एनफोर्स इट, दिस डिसीजन कैन ओनली बी एनफोर्स्ड, इट कैन नॉट बी अराइव्ड बाय एनी। हालांकि हम हमेशा डायलॉग डिप्लोमेसी की बात करते हैं, लेकिन जब कोई बात करने को तैयार नहीं, उससे आप क्या डायलॉग डिप्लोमेसी करेंगे। दोनों साइड बिल्कुल पागलों की तरह से हरकतें कर रही हैं, मतलब सीधे, आई एम सॉरी टू से यूज दिस वर्ड, बट दिस इज एग्जैक्टली मैडनेस ऑन बोथ साइड। हमास भी जो है, देखिए हमास, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हुतीज हो, कोई हो, उनको ये एक रियलिटी बर्दाश्त करनी पड़ेगी और उसको एडमिट करना पड़ेगा कि इजराइल एक स्टेट है, जूस हैं, वो रहेंगे। जूस को ये मानना पड़ेगा कि पैलेस्टीनियंस हैं और वो यहाँ हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पास रहेंगे। जब तक ये एक चेंज नहीं आएगा, आप कोई सोल्यूशन नहीं पा सकते। और निकाल के किसी को कहाँ, 2 मिलियन लोगों को कहाँ ले जाएंगे आप।
लेकिन जनरल साहब, आखिर बदला जो लिया जाएगा कितना लिया जाएगा? हमास ने जो है 1200 इजरायली को मारा, जिसके प्रधानमंत्री मोदी ने भी, सब लोगों ने निंदा की, दुनिया के सारे देशों ने निंदा की। आपने जो है इजराइल की बात करें, जो मारा गया है, ऑफिशियल फिगर 48,000 के आसपास है, अनऑफिशियल फिगर तो बहुत ज्यादा है, यानी एक आदमी पर 4 आदमी। हर फिलिस्तीनी कम से कम 400 400, हाँ नहीं 400, हाँ, तो ये 400, हाँ, तो ये 400, ये हमास जो है, हर आदमी हमास का समर्थक नहीं हो सकता है फिलिस्तीन में रहने वाले लोग, लेकिन सब लोग को सजा दी जा रही है, सब लोग मारे जा रहे हैं। और जिस तरह से लोग सामान लाद के, अभी बीच में जब सीज फायर हुआ था तो आए थे, फिर वो भागने को बेबस है। सर कैसे देख रहे हैं ये सब चीजों को सर आप? मतलब वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया जो है, कैसे? नहीं राजीव, इस पे थोड़ा सा मेरा विचार ये है कि when there are about 2 मिलियन, 20 लाख के आसपास फिलिस्तीनी अगर उधर हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने अपना कंप्लीट टनलिंग किया है नीचे, इतना जबरदस्त टनलिंग किया है और वहां पे रह रहे हैं, ये टनलिंग रातों रात नहीं हुआ है, काफी सदियों से हो रहा है। यानी कि उनके वहां पे जो लोग रह रहे हैं, उनके सब में जो घृणा है, वो जो नफरत है, वो नफरत सबके दिल में है, इसीलिए ये हो पा रहा है। अगर कई एक चंद लोग वहां पे थोड़े मतलब शांतिपूर्वक सोचने वाले होते तो शायद समथिंग वुड हैव प्रिवेल। वो नहीं हुआ। हमास जो है, कैसे हमास आया उधर? क्यों नहीं पीएलओ उधर? यासर अराफात ने पैलेस्टीन लिबरेशन, और वो क्यों नहीं है? हमास क्यों है? यानी कि गाजा पट्टी में रहने वाले लोग आज हमास के साथ खड़े हैं। 50,000 से ज्यादा जो उन्होंने कहा है मरे हैं, उसके बावजूद तकरीबन 90% पूरी गाजा पट्टी बिल्कुल फ्लैट हो गई है। वहां पे खाना पीना, पिछले जैसे सीज फायर खत्म हुआ, इसराइल ने वैसे नलका बंद कर दिया, खाना पीना सब कुछ, बिजली बंद। ऐसी हालत में अगर फिलिस्तीनी, चाहे वो यूएनएचसीआर से पैसा ले, खाना खिलाए, वो भी बंद, और वो कुछ नहीं कह रहे, आज तक कोई नहीं। आपने देखा जिस प्रकार से वो हॉस्टेजेस वापस कर रहे थे, अरे ऐसे लगा बिल में से कैसे आ गए, सारे के सारे बंदूक लेकर के, पूरा मतलब कैमोफ्लेज जिस तरीके से बाहर निकले, मतलब मरे या नहीं मरे, यह हालत। और किस प्रकार से वो ला रहे थे कि, यानी कि वहां पे हम कुछ भी कहें, कुछ सिस्टम है, देयर इज अ यू नो there is some madness, but there is some system in that madness which is working, क्योंकि ये हमास जो है, it is there because the people of the Palestinians want them. Otherwise सवाल नहीं पैदा होता। ऐसा एक परिवार नहीं होगा उधर जिसका कोई मरा नहीं होगा, ऐसा एक घर नहीं होगा जिसका तबाह नहीं हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं। उसके बावजूद भी खड़े हैं, उसके बावजूद भी वहां पे कोई आवाज नहीं उठा रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है नफरत। और वो नफरत जो है, जब तक उनके दिल से नहीं जाएगी, जब तक, और इसराइल क्या है, अब इसराइल का भी एक मानना देखिएगा आप, 7 अक्टूबर को जो उन्होंने किया, उससे पहले नेतन्याहू ने 50,000 हमास से, मैं कहूंगा गाजा पट्टी से लोग काम करने के लिए उन्होंने इंक्रीज किए, कोटा बढ़ाया कि आओ काम करो, उनको पैसे दिए, तो ये खा पी रहे इधर रहे। पर ये जो कार्रवाई है, ये हो रही थी, उनके दिल में नफरत थी। इतना टनलिंग हो ही नहीं सकता, और इतना करने के बाद भी आज भी 59 हॉस्टेजेस, ऑफ विच जैसे अबाउट 24 आर ऑलरेडी डेड, वो भी उन्होंने रखे हुए हैं। जिस प्रकार से अभी हॉस्टेजेस का मुझे कभी पता नहीं चल रहा है, वो आने के बाद क्या बोल रहे हैं, उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया है। अगर कोई गलत व्यवहार किया होता तो अभी तक आ जाता, तो गलत व्यवहार नहीं किया है किसी उनके साथ, वो आए हैं क्या। लेकिन अनिल जी, जिस तरह का जनरल साहब बोल रहे हैं कि नफरत की बात कह रहे हैं वहां पर, तो क्या ये नफरत एक दिन में तो नहीं पैदा हुआ होगा? और सारे क्या फिलिस्तीनी कसूरवार हैं सर, जिनको सजा दी जा रही है? बच्चे, बूढ़े। देखिए, जो गलत हुआ है, जो हमास ने जो गलत किया, वो गलत किया, सारी दुनिया ने उसकी निंदा की, लेकिन उसके बाद जो कुछ हो रहा है सर। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, और दुनिया को ये कंसर्न है भी, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज। लेकिन समहाउ इजराइल की एक पॉलिसी है, और वो पॉलिसी ये है कि हम अगर कभी भी अटैक होगा हमारे ऊपर, तो हम उसका जवाब ऐसा देंगे कि लोगों की नस्ल याद रखेंगे, या नस्लों को मिटा देंगे, इनको, पैलेस्टीन को। मेन चीज़ ये देखिए, बच्चों पे अटैक करना, कल की डेट में कितने बच्चे मारे गए हैं, कल या परसों में, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट। सारी दुनिया ने उसको कंडेम किया है, लेकिन उस कंडेमनेशन का क्या मतलब है? आप देखिए, मैंने कहा, मेरे अरब फ्रेंड्स बहुत सारे कहते हैं, अरे हिंदुस्तान क्या कर रहा है? मैंने कहा भाई, हिंदुस्तान की छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो। अगर आप 1973 की तरह अगर रॉयल एम्बार्गो लगा देते, आज बंद हो जाता वॉर।
अमेरिका चाहता तो कल बंद कर सकता है वॉर को, लेकिन कोई चाहता है तब तो आप बातें करते रहिए, स्टेटमेंट देते रहिए, उसके आगे आप क्या कर रहे हैं? तो ये एक चीज़ है, कोई लड़ने को तैयार नहीं है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। तो पैलेस्टीनियंस जो हैं वो पिसे हुए हैं बेसिकली। लेकिन आप ये सोच लीजिए, मुझे याद है मैं जब मैं जॉर्डन में था तो मुझे पता लगा कि वहाँ पे 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन पैलेस्टीनियंस की है, अरब जो सिटीजन्स हैं, और बाकी बहुत सारे वहाँ पर रिफ्यूजीज़ हैं। आप सोचिए हर एक पैलेस्टीनियन की जो लेडी होती है, ओल्ड लेडी, वो अपनी बहू को या अपनी बेटी को एक घर की चाबी देती है कि ये हमारा घर है जो पैलेस्टाइन में है। तो आप इससे सोचिए कि आप उनका एक इमोशनल अटैचमेंट टू द लैंड है, उस चीज़ को तो आप नहीं ले सकते ना, वो तो कभी नहीं हटेगा। और अगर आप उनके बच्चों को मार देंगे, उनके सारे उसको कारपेट बॉम्बिंग कर करके, तो हेट्रेड ही बनेगी ना, पर मोहब्बत तो नहीं बढ़ सकती। तो वो तो चाहे 50 साल लगा लीजिए, जिसने अपने बच्चे खोए हैं, जिसने अपना फैमिली फादर खोया है, जिसने फैमिली खोई है, वो तो आपका बदला लेने को लगा ही रहेगा हमेशा से। तो उसके लिए जब तक ये एक सिचुएशन, और ऐसे इजराइल में बड़े सारे लोग हैं, और हम अभी बात कर रहे हैं खाली पैलेस्टीनियंस की। देखिए इजरायलीज भी बड़े फियर में रहते हैं हर समय। इस 15 महीने के अंदर में इजराइल ने भी अनप्रेसिडेंटेड लॉसेज हैं। आपको एग्जैक्टली नहीं पता कितना उनकी आर्मी, आप सोचिए द माइटिएस्ट आर्मी इन द रीजन मिडल ईस्ट के अंदर, उसको 18 महीने आज होने जा रहे हैं और अभी तक वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाई है, छोटी सी टेरिटरी को। तो कुछ ना कुछ आपकी स्ट्रेटजी में गलती है। आप खाली बॉम्ब गिराते रहिए, उससे तो कभी नहीं होता। अमेरिका 20 साल तक तालिबान के साथ लड़ता रहा, आखिरकार उसी को छोड़ के गया पावर उनके हाथ में। तो ये आप सोचिए स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर की लड़ाई एक बहुत डिफरेंट है। हम जनरल साहब जानते हैं, हम लोग खुद भोगी हैं उसके, लेकिन हमने अपना जो जिस तरह से हम टेररिज्म का मुकाबला किया, जिस तरह हमारी फोर्सेस ने लड़ लड़ के उसको खत्म किया है टेररिज्म को, वो एक मिसाल है। दैट इज ए स्ट्रेटेजी। जो स्ट्रेटेजी अगर इजरायली करते, मैंने उनके जनरल्स को भी बोला जब डिस्कशंस में, तो अगर वो उसको करते तो आप सोचिए काफी कोई आता। मैंने तो ये भी कहा था एक बार कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी जो आपने हिजबुल्लाह के साथ करी, अगर वो आप हमास के साथ करते तो आपको दुनिया आपके साथ खड़ी रहती, बजाय कि ऑर्डिनरी सिविलियंस को मारने के। तो मैंने कहा आपने सबसे ज्यादा गलत स्ट्रेटेजी अपनाई है उनकी टोटल। तो उनकी स्ट्रेटेजी सिर्फ मैं ये कहूंगा कि स्ट्रेटेजी है कि किस तरह से इतना मारो, इतना ठोको कि वो भूल जाए, ये हो नहीं सकता। तो जनरल साहब, क्या आपको लग रहा है कि ये लड़ाई कहीं ना कहीं कुछ मतलब थमने का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है, दिख ही नहीं रहा है। जब सीज फायर भी हो तो उस समय भी कहा गया था कि ये कुछ दिनों तक चलेगा, दोनों अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। तो ये लड़ाई और बढ़ती रहेगी और ये दायरा और बढ़ेगा सर, और तबाही होगी। बहुत मुश्किल सवाल है। मुझे नहीं लगता है लड़ाई खत्म होगी, क्योंकि आप देखिएगा हेल मतलब द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग देम फॉर हेल। उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। दे आर विलिंग टू टेक दैट हेल अलोंग विद देम। द काइंड ऑफ रिटेलिएशन हो रहा है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप क्या मतलब आप क्या कर सकते हैं? अब जरूर इजिप्ट ने कुछ कहा है। एक सिनाई पेनिनसुला था जो खाली था, जहां पे अगर चाहते तो या तो कम से कम टेंटेज कॉलोनी बनाते, ये 20 लाख लोगों को वहां पे जाकर के बसाते, और ये कहते कि भाई गाजा पट्टी खाली की है, हमने अपने लिए नहीं खाली की है, आप लोगों के लिए खाली की है। अभी बुलडोजर से इसको पूरा प्लेन करेंगे, अंडरग्राउंड जो टनल्स है उनको बंद करेंगे, आप इसको फिर से हम आपके लिए घर बना रहे हैं और फिर हम आपको वहां पे लाएंगे, पर तब तक के लिए आप सारे के सारे सिनाई पेनिनसुला में शिफ्ट हो जाओ। सम ट्रस्ट, सम फेथ, सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट बाय द वर्ल्ड, लाइक द एम्बेसडर से। मैं पूरा थोड़ा प्रेशर टैक्टिक का यकीन भी करना है कि इसके ऊपर से हिलना। ये अगर कहे उतना करने के बाद 10 साल के बाद अगर हम कहे नहीं जी नॉर्दर्न गाजा का थोड़ा हमें चाहिए ना, मैं तो अभी बेन गुरियन कैनाल बना रहा हूं विच इज एन अल्टरनेट टू सुएज कैनाल, तो मुझे उसके इर्द गिर्द भी 10 किलोमीटर से, तो फिर वो लगेगा देखो हम लोगों को यहाँ से टेंटेज में ले आए इधर सिनाई पेनिनसुला में और हो गया। अब इतने ये हो ही रहा है कि वेस्ट बैंक में हो गया। अब वेस्ट बैंक में 13 सेटलमेंट्स को आप रेगुलराइज करके अगर और 10 लाख लोग उधर बसाएंगे तो फिर वहां पे भी लड़ाई शुरू हो गई है। वहां पे कोई खत्म नहीं है। लेबनान में आप देखिएगा, नॉर्दर्न इजराइल में किसी ने कई मिसाइल फायर की तो वो पूरा मैं कहूंगा कि सदर्न लेबनान खत्म। मतलब वहां पे भी 7 लोग या 9 लोग वहां पर भी मारे गए। हिजबुल्लाह नहीं छोड़ रहा है, इधर हुदी नहीं छोड़ रहा है। तो मुझे लगता है या तो सबको बिठा करके या किसी तरीके से इतना जबरदस्त कर, नहीं तो क्या हुदी जो है यमन में जो है, आप देखिएगा जिबूती में बेस है।
एम्बेसडर साहब को मालूम है जिबूती में बेस है, वहां पे यूएसए है, चाइना है, जापान है, फ्रांस है, दुनिया भर के 9 और कंट्रीज है। कितनी दूरी पर है रेड सी, और उसमें मैं तो कहता हूँ अगर मैं ऐसे आवाज दूं तो शायद उस तरफ पहुंच जाए आवाज। उसके बावजूद साना में आप देख रहे हैं कि वहां से वो रेड सी ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे भी कई बार लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि रेड सी में हिम्मत नहीं होगी किसी की वहां पे आने की। वो कर रहे हैं। आप क्या आप समझ सकते हैं कि नॉट वन अमेरिकन शिप, not one which is flying an American flag has crossed the Red Sea in the last 1 year. मतलब एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, पायरेट्स जिसको मैं बोलूंगा, जस्ट पायरेट्स, एंड दे आर नॉट लेटिंग अ वर्ल्ड पावर का शिप नहीं जाने दे रहे। ऐसी हिम्मत, मतलब कुछ तो है जो वहां पे कुछ तो गड़बड़ है कि जो नहीं संभल रहा है उनसे। और आप कितना भी कर ले, इजराइल अब आप बता सकते हैं नॉर्दर्न इजराइल से 70,000 लोग पलायन कर गए। नॉर्दर्न इजराइल से 70,000 लोग पलायन कर गए। वो भी बोल रहे हमारे बच्चे कब आएंगे, बच्चे कब आएंगे। ये एक फिर से मिसाइल फायर करेंगे, फिर वहां से भगोड़े हो जाएंगे, सारे के सारे भाग जाएंगे। मतलब आप अम्बेसडर साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ फलस्तीनियों का बुरा हाल है। इजराइल, दिस इज वर्स्ट, दिस काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन सिटीजन हु कंसीडर देमसेल्व्स सिक्योर्ड बाय द फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी आर अंडर प्रेशर। बहुत बुरा हाल होता है। तो नॉट इजी। आप रात को सो नहीं सकते, सारे के सारे रात को अपने बंकरों में सोते होंगे। ये तो हाल है उधर इजराइल। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक सम गुड सेंस हैज टू प्रिवेल। या राजीव। लेकिन अनिल साहब, अंतिम सवाल ये है कि अगर भारत सरकार की बात करें तो ना तो अभी तक मेरी जानकारी में हमास और नई हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया है। भारत एक फिलिस्तीन की बात करें तो लोगों की आवाज हमेशा से उठाता रहता है। इजराइल से भी हमारे अच्छे संबंध है। तो क्या भारत इसको किस रूप में भी देख रहा है? अगर बात करें, सरकार की तरफ से चिंता व्यक्त की गई थी जो मानवीय मदद लोगों को नहीं पहुंच पा रही है। जब हमास ने हमला किया था उसको लेकर भी कंसर्न जाहिर किया गया था, निंदा किया गया था, लेकिन उसके बावजूद हमास इसको नहीं किया गया है। तो क्या भारत इसको किस रूप में देख रहा है सर? देखिए, भारत की जो पैलेस्टाइन के इंडिपेंडेंस, उसकी स्टेट के बारे में जो है वो तो आज से नहीं है। कम से कम 80 साल से हमारी वही पोजीशन है। और हम चाहते भी, भारत ने हमेशा बार बार ही बात कही है कि भाई एक 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। डायलॉग डिप्लोमेसी के जरिए जो है दे शुड एग्री टू दिस। उसके बारे में क्वार्टेट बना था, आपको याद है, जिसमें अगेन काफ़ी सारी, और एक PLO ने एक पैलेस्टीन अथॉरिटी बनी है जो रमल्ला से ऑपरेट करती है। तो लेकिन उनको नेक्स्ट स्टेप वहाँ पे भी नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप था कि किस तरह से स्टेट बनेगी, क्या होगा आगे, वो भी नहीं हुआ। उसका सीधा पर्पज़ यह है कि अमेरिकन इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि जूइश लॉबी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अमेरिका के अंदर में। भारत की बात है, भारत हमेशा सपोर्ट करता रहा है, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सप्लाईज करते हैं, लेकिन हम डील करते हैं सिर्फ पैलेस्टीन अथॉरिटी के साथ में। हम उसी को रिकॉग्नाइज करते हैं एक एज ए लेजिटिमेट एंटिटी एंड ए कंट्री। हमने अपने यहाँ पे एम्बेसी भी उनकी बना करके दी हुई है। भारत ने हमेशा से पैलेस्टाइन अथॉरिटी को, पैलेस्टाइन को एक स्टेट का दर्जा दिया है और उसको उसी तरह से ट्रीट भी किया है। और हम हमेशा अपोज करते रहे हैं। जैसा जनरल साहब ने कहा कि ये सेटलमेंट्स बनाता है इजराइल वेस्ट बैंक में, उसको भारत ने हमेशा अपोज किया है। UNGA के अंदर में हर एक रेजोल्यूशन के अंदर, हमारी बायलैटरल मीटिंग्स में हमेशा ये कहा है कि जब तक ये इस तरह होता रहेगा तो झगड़ा खत्म नहीं हो सकता है। देखिए, एक टाइम पे मैंने बताया था आपको 55% जमीन इनको मिली थी इजराइल को। आज वो 78% जमीन पे कब्जा किए बैठे हैं अपने सेटलमेंट्स के जरिए। तो अब आप ये देखिए, वही बात आ जाती है बाद में कैट एंड माउस के। लेकिन उसमें हमें ये देखना होगा कि भारत का रोल क्या है। देखिए, जब हमास ने अटैक किया तो भारत ने उसको कंडेम किया, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कंडेम किया। लेकिन जब इजराइल कंटिन्यू करते रहा लगातार अटैक करने के लिए, तब हमने अपोज भी किया, उसको ओपनली अपोज किया। और डायरेक्टली हमारे NSA भी वहाँ पे गए थे और उन्होंने कन्वे किया इजराइल को कि आप इस तरह से कारपेट बॉम्बिंग करके नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, लेकिन ये कि भारत ये भी जानता अच्छी तरह से कि इस वक्त हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम युद्ध को रुकवा सकें। तो ओनली पर्सन हु कैन स्टॉप दिस वॉर टुडे इज ट्रम्प। अर्लियर इट वाज बाइडेन and both of them failed to do so. तो शुक्रिया सर, आप दोनों मेहमानों का। इजराइल, हमास और पूरे पश्चिम एशिया के संकट की बात करें इतने बेहतरीन तरीके से NDTV के दर्शकों को समझाने के लिए शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू।
कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।